हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू लेके चल रहे हैं, जो आज लेक्चर नंबर कह सकते हैं 10 या तो फिर कोलोजी का हम लोग सीरीज नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके क्लासेस कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे भी, ये आपका शेड्यूल चेंज होते रहता है। आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। देखो, कोलोजी फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या फिर कह लीजिए इम्पोर्टेंस, ये एक सब्जेक्ट प्ले रोल करता है। ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। अब तक हमने 9 तक डिस्कस करा और जाना जो पॉसिबल क्वेश्चन है। एक सीरीज बाई क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि देखो हर कोई जितना भी बच्चा है जो रिसेंटली पास आउट है, उन्हें तो एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आपकी, जब भी आप एग्जिट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। मेरा डिफरेंट मतलब, आपने जो कॉलेज में एग्जाम दिया, जो आपने यूपीबीटी है या तो फिर अलग अलग राज्य से हैं, वहाँ क्या था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे भी थ्योरी आपका काम में आएगा। थ्योरी किसका काम में आएगा? अगर आपने, मान लीजिए आपने अगर थ्योरी सही तरीके से कंप्लीट नहीं करे, तो आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि एमसीक्यू रट्टा मारेंगे और चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। वहाँ पे क्या था कि अगर आप थ्योरी को रट्टा मार रहे हैं और आसानी से आप पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जिट एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब कि ये चीज़, बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वहाँ क्या करा कि आपने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जवाब नहीं दे पाओगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी क्लियरेंस। इसलिए आपको क्या, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। देखो, एग्जिट एग्जाम टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 6 जो आपको 9/9 मतलब 9 तारीख को आपको होने वाला है। 9 तारीख को होने वाला है, जो कि आप 12 बजे से कभी देख सकते हैं, 9 बजे तक, मंडे को होने वाला। सब्जेक्ट क्या है? कोलोजी रहेगा। और ये आप कहाँ पे दे सकते हैं? ये आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे जाकर दे सकते हैं। देखो, अगर आप अभी से ही मॉक टेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ कन्फ्यूजन उसमें क्लियर हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी जैसे आपको कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, कोई टॉपिक ले लो, थ्योरी पढ़ो, उसका पॉसिबल एमसीक्यू जहाँ से आपको मिलता है वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू करो। थ्योरी पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अगर थ्योरी क्लियर होगा तभी तो पॉसिबल एमसीक्यू कर पाओगे, नहीं तो कहाँ से कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद फिर एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू टॉप 500, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू डिटेल में एक्सप्लेनेशन चल ही रहा आपका, अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा। और सुबह और शाम कंटिन्यू ये आपका क्लासेस बिल्कुल वो भी फ्री में चल रहा है एमसीक्यू। और इसका ये पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पीडीएफ आपको ऐप में ही मिल जाएगा, इससे आप देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, द डिक्रीज इन कैल्शियम कंसंट्रेशन इन लंग्स काउज्ड बाय CAMP लीड टू विच ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट। मतलब पूछ रहा है यहाँ पे कैल्शियम का कंसंट्रेशन, अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन लंग्स में कम हो जाएगा तो CAMP जो लीड है वो क्या करेगा। मतलब CAMP अगर हम बात करें तो वो कौन सा इफेक्ट देगा। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कैल्शियम कमजोर हो जाएगा, मतलब कम होगा, तो क्या होगा कि जो ब्रोंकियल ब्रोंकियल जो यूज करते हैं हम लंग्स के लिए यूज करते हैं, लंग्स का मसल्स के लिए, उसका स्मूथ कम हो जाएगा, या ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल्स है उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, या म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हो जाएगा। इसको जानने के लिए चलो देखते हैं हम इसका क्या है। देखो, ब्रोंको डायलेटर क्या है? सिंपल सी बात है, ब्रोंको किसके लिए यूज करते हैं हम? लंग्स के लिए। डायलेटर मतलब क्या है? डाइल्यूट करना। किस कंडीशन में यूज करेंगे? सीओपीडी में करेंगे, अस्थमा केस में करेंगे। जहां ब्रोंकियस कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसको डायलेट करना, मतलब ईयर, तो जहां पे डिफिकल्टी हमें सांस लेने की हो जाए उसको फैलाने के लिए हम लोग क्या यूज करें? ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर के बारे में बात करें तो एक तरह का मेडिकेशन है। वो क्या करता है, ये इसका यूज जब करते हैं तो हमें सांस लेने में आसानी करते हैं। क्या करता है? ब्रोंको डायलेटर एक तरह का मेडिकेशन है। जब हम इसका यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमें सांस लेने के लिए आसानी प्राप्त करता है। जहाँ पे अस्थमा हो गया तो आपको क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। उस कंडीशन में जब हम ब्रोंकियल यूज करेंगे ब्रोंको डायलेटर, तो वहाँ हमें रिलीफ मिलेगा। देखो, ये किस तरह से काम करता है, ये जो मसल्स है लंग्स का उसको आपको रिलैक्स कर देता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह से पैसेजेस को रिलैक्स कर देता है, तो क्या होगा, आपकी जो थिकनिंग है कह सकते हैं वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आसानी से क्या होगा कि हवा आसानी से जा सकता है। और इसके लिए क्या करते हैं, इसका यूज हम लॉन्ग टर्म कंडीशन, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म कंडीशन में कोई बीमारी हो जाए, नैरो हो जाए, या तो फिर इन्फ्लामेशन हो जाए,
उस कंडीशन में हम इसका ब्रोंकोडायलेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन कौन सा? पहला क्लासिफिकेशन है हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, जिसको हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। देखो मेमेटिक जहां भी यूज हो मतलब कि क्या, उसके जैसा काम करेगा। किसके जैसा? यहाँ पे सिम्पैथोमिमेटिक मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तब हमने बताया था, एक सिंपैथिक होता है, एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक का काम है चीजों को और बढ़ाना, मतलब अगर लंग्स में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो उसको फैला देगा, और यही चीज पैरासिम्पैथिक है तो लंग्स में सांस ज्यादा चल रहा है तो उसको कम करने का काम करता है। देखो अब इसमें दो तरह का सिंपैथोमिमेटिक में, पहला सिंपैथोमिमेटिक में कौन कौन सा एजेंट है? दो तरह। एक तो शॉर्ट एक्टिंग जैसे साल्बुटामोल हम लोग यूज करते हैं, जैसे टर्बिटालाइन यूज करते हैं। फिर आता है लॉन्गर एक्टिंग, जैसे कि अगला लगा आता है फिनोट्रेरोल आता है, फॉर्मेट्रेरोल आता है, पिरबिट्रोल आता है, और आईबिट्रोल के नाम से ये आपका अलग अलग मिलता है। ये क्या है क्वेश्चन आपको इसलिए यूज, इसका कम से कम एक एक ड्रग आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या है? एक एक ड्रग आपको पता होगा क्योंकि कभी कभी आपको इससे पूछ लेगा, ज्यादातर चांसेस यही चीज है इसमें क्वेश्चन जो कोलोजी में पूछेगा वो क्लासिफिकेशन से पूछेगा कि ये वाला दवाई किस तरह से क्लासिफिकेशन करता है और क्या एक्टिंग करता है। जेंथाइन डेरिवेटिव के बारे में बात करें, यहाँ पे थियोफाइलिन है, इम्यूनोफाइलिन है। फिर अगर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, देखो अगर कोई एक एजेंट है याद है तो एंटीकोलिनर्जिक आपको पूछता है। यहाँ पे ब्रोमाइड यूज करते हैं, एट्रोपिन हम यूज करते हैं। ये सारी चीज क्या है, हम लोग इसे यूज करते हैं किस तरह से, ब्रोंकोडायलेटर के तरह। देखो अब आता है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट या तो फिर बीटा 2 एगोनिस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से काम करता है क्या चीज। देखो बीटा 2 जो एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये कपल करता है या कपल रिसेप्टर के साथ काम करता है जीएस प्रोटीन के साथ, और जो क्या करता है इंजाइम को एक्टिवेट करता है। कौन सा? एडेनाइल साइक्लेज के बारे में बात करें तो ये एक एंजाइम है, इसको क्या करता है, एक्टिवेशन करता है, जहां से आपको साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग CAMP के नाम से जानते हैं, इसका प्रोडक्शन करता है। किसका है? एक बार फिर से करते हैं हम लोग क्या कि बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करता है, कपल रिसेप्टर के साथ, जैसे कपल के साथ मतलब कपल जैसा वो क्या करता है, बिहेवियर करता है जीएस प्रोटीन के साथ, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो एक्टिवेशन होता है, कौन सा एंजाइम एक्टिवेशन, एडिनाइल साइलेज के बारे में बात करें, ये हमारे पास ये एंजाइम एक्टिवेट है, जिसके कारण सिंपल से बताए CAMP का आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है कि आपका जो मसल्स है, ब्रोंकियल मसल्स है, वो आपका रिलैक्स हो जाता है। अब बात करें हाउ एवर CAMP लंग्स कॉजेज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन आपको घट जाता है, जो कि फाइनली आपको ब्रोंकियल स्मॉल मसल्स में रिलैक्सेशन करता है। अब देखो इसमें 3-4 चीज़ों को याद करने की जरूरत है। पहला क्या है कि हमारे पास जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये काम किस तरह, कपल रिसेप्टर के तरह ये काम करता है। किसके साथ? जीएस प्रोटीन के साथ, जिसके कारण एक एंजाइम हमारा एक्टिवेट होता है जिसको हम एडेनाइल साइलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब इसको एक्टिवेशन करता है तो हमारे पास CAMP का प्रोडक्शन होता है। जब इस CAMP प्रोडक्शन होता है तो हमारे जो स्मूथ मसल्स है वो हमें रिलैक्स देता है। क्लियर है? और जो सिंपल सी बात करें, जब आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन कमता है तो हमारे फाइनली जो है ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट। अब यूज के बारे में बात करें, ब्रोंकोस्पाज्म के नाम से यूज करते हैं, अस्थमा यूज करते हैं, COPD जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, इसके तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। यूजेस भी याद करना। सिंपल सी बात है, अगर आपको ब्रोंकोडायलेटर पूछ ले तो ब्रोंकोडायलेटर में सिंपल सी कहते हैं ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का काम क्या करता है। देखो ये कपल रिसेप्टर के जीएस प्रोटीन के साथ, कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और एक एंजाइम, आपको एंजाइम का एक्टिवेशन करता है जो हमें CAMP का प्रोडक्शन करता है। सिंपल सी बात है, ये याद रखना। अब देखो इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। हेडेक है, एंजाइटी है, पल्पिटेशन है, ड्राई माउथ है, ट्राइकार्डिया है। ट्राइकार्डिया मतलब बताना, ट्राइकार्डिया मतलब बताओ बच्चों। ब्रेकार्डिया मतलब हार्ट बीट कम हो जाना, ट्राइकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना। मतलब आपको इस कंडीशन में अगर दवाई लेते तो आपको हार्ट बीट बढ़ सकता है। अच्छा हार्ट बीट क्यों बढ़ सकता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखो सिम्पैथोमिमेटिक क्या करेगा, हार्ट बीट पे काम करेगा, आपको किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देगा, और यही पैरासिम्पेटिक रहता है तो हार्ट बीट को घटाता। यहाँ
अगर ट्रैकेडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्रेकेडिया होता। हाइपोक्लीमिया हो जाएगा, हाइपोमैग्नीशियम हो सकता है, और हाइपरग्लाइसीमिया, ये सारी चीज इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ, द डिक्रीज इन कैल्शियम कंसंट्रेशन इन लंग्स caused by CAMP लीड विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट। CAMP क्या करता है, देखो CAMP का अभी मैंने बताया वो क्या करता है, हमारे ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्सेशन करता है। पहला क्या है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। दूसरा हमारे रिलैक्स कर देता है। तीसरा हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, या तो फिर वैसोकॉन्ट्रिक्ट इन पल्मोनरी आर्टरी में कर देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। ये क्या करता है, ये हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। कहाँ पे, ब्रोंकियल मसल्स से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताना। Which protein is coupled with beta 2 adrenoreceptor to active adenyl silage? इस एडिनाइल साइलेज के बारे में बात करें तो एडिनाइल क्या था, एडिनाइल एक तरह का इंजाइम था। ये क्या है कि जब हम लोग बीटा 2 देते थे, या फिर कह लीजिए कि हम लोग जब हम लोग क्या ब्रोंकोडायलेटर यूज करते थे तब ये रिलीज होता था। ये पूछ रहा है कि किस पे काम करता था, किसके कारण, कौन सा प्रोटीन को बाइंडिंग करता था या कपल्ड करता था, यहाँ पे पूछ लिया। ऑप्शन दिए GI प्रोटीन है, GQ प्रोटीन है, GS है, GT है। बताना विच वन राइट आंसर। चलो बताओ आप लोग कौन सा सही होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि अभी मैंने आपको बताया कि ये काम किससे काम करता है, ये प्रोटीन जो है कपल GS प्रोटीन के साथ कपल काम करता है। तो एम्बल से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर इज शी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ CMP इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। मतलब क्या रोल है CMP का जब ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन होता है। देखो रोल क्या है, देखो ये क्या करता है, इट इज इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन स्मूथ मसल सेल। क्या ये कैल्शियम कंसंट्रेशन को बढ़ाता था, नहीं, कैल्शियम को घटाता था। देखो दूसरा ऑप्शन दिया है डिक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन स्मूथ मसल सेल। नेक्स्ट को यहाँ पे दिया हुआ सी में, इट डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। फिर यहाँ पे इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एडिनाइल साइलेज। एडिनाइल के बारे में बात करें, एडिनाइल साइलेज, तो इसमें बताना आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। हम लोग जब पढ़े थे तो पहला ऑप्शन क्या था कि आपको कैल्शियम को डिक्रीज करता था, इंक्रीज करता था। जल्दी बताओ आप मुझे, कैल्शियम के बारे में बात करें तो ये डिक्रीज करता था, इंक्रीज करता था। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुतों को बी आया है। बिल्कुल ये क्या करेगा, ये आपको कैल्शियम का कंसंट्रेशन को घटाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of following is the primary intracellular messenger produced by beta 2 adrenoreceptor या adrenoceptor agonist to relax bronchial smooth muscles। मतलब क्या कहते हैं, प्राइमरी जो इंटरसेलुलर मैसेंजर है प्रोड्यूस होता है बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर, या तो फिर यहाँ एड्रीनोसेप्टर दे देगा, कभी रिसेप्टर दे देगा। एगोनिस्ट टू रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स कौन गुस्सा होता है, देखो क्या कैल्शियम करता था, या क्या CMP मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या CGMP साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर ATP एडिनोसिन ट्राइसफॉस्फेट। बताना इसमें चार का क्या होगा आप लोग, चार का कौन सा आंसर होगा। चार का अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या है, चार का हमारे पास बी आंसर होगा। चलो बहुत बच्चे ने क्या दिया, बी दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंकोडायलेटर इज नॉट बीटा 2 एगोनिस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, ज़्यादातर क्या करेगा, क्लासिफिकेशन से आपसे पूछ लेगा कि ये किसका क्लासिफिकेशन आता है या कौन से क्लासिफिकेशन, जैसे फॉर्मेट्रियोल है, टर्बिटालाइन है, थियोफाइलिन है, पिरब्यूटारोल है। बताओ इनमें से कौन सा होगा। अगर हम लोग बात करें, चलो आप लोग बताना मुझे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या तो फिर डी होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही है, बिल्कुल देखो बिल्कुल सही है। इसका क्या है, थियोफाइलिन है। चलो बहुत बच्चे ने सी दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज फॉर मेंटेनेंस द थेरेपी इन अस्थमा। मतलब कौन सा ऐसा है जो बीटा 2 एगोनिस्ट आपको अस्थमा को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टर्बिटालाइन है हमारे पास, अलग अलग अगर देखा जाए तो बताना। इसमें सिंपल सी बात है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब अस्थमा के ड्रग के बारे में बताना।
जैसे साल्ब्यूटामोल यूज करते हैं। एक और बताओ इसमें से, अगर राइट आंसर के बारे में बात करें, चलो सही है बहुत हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of following the bronchodilator classified as a short acting beta 2 agonist? कौन सा ऐसा है जो शॉर्ट एक्टिंग की तरह हम लोग यूज करते हैं? चलो इनका सही 7 का बताना क्या होगा। पहला ऑप्शन दे सल्मेट्रोल, यहाँ पे सल्मेट्रोल रहेगा। कभी कभी आपका साल्ब्यूटामोल भी यहाँ पे रहता है, ब्यूटामोल देगा अलग अलग, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो साल्ब्यूटामोल दिया है, थियोफाइलिन है, ब्रोमाइड है। इसमें बताना कौन सा राइट है आंसर होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, साल्ब्यूटामोल, बिल्कुल राइट आंसर है, हम लोग यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर आर प्राइमरी यूज फॉर विच ऑफ फॉलोइंग, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो ब्रोंकोडायलेटर को प्राइमरी यूज करते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग की तरह काम करता है। पहला यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई दिया, इमीडिएटली रिलीफ अस्थमा सिम्टम्स। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइम कंट्रोल ऑफ क्रोनिक रिस्पिरेटरी कंडीशन, ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन लंग्स, या तो फिर रिड्यूस कफ रिफ्लैक्स। बताना इनमें कौन सा होगा। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर को हम लोग प्राइमरी किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो लॉन्ग एक्टिंग काम करता है वो कौन से के लिए यूज करता है। 8 का बताना आप लोग क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको या अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए, दूसरा क्रोनिक जो रिस्पिरेटरी कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, या बैक्टीरियल जो लंग्स में है उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर कफ को रिफ्लैक्स करने के लिए। चलो इसका राइट आंसर के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म सैंपल सी बात है, जो क्रोनिक की जो कंडीशन होता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। देखो एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट क्या होता है कि टेम्पोररी मोमेंट के लिए जो दवाई बीमारी होती है, और क्रोनिक जो लंबे समय तक, जैसे डायबिटीज, अस्थमा, इनके लिए हम लोग क्रोनिक यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर का इनमें से कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है। कॉमन का साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे देखो कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ क्या कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और फिर नेक्स्ट है ट्रिमोर देहता, हेयर लॉसेस होता है। अगर बताओ इनमें से बताना कि अभी हमने साइड इफेक्ट को भी पढ़ा था, इसमें साइड इफेक्ट कौन सा था इसका, प्राइमरी अगर हम लोग बात करें जी बिल्कुल बढ़िया। चलो नेक्स्ट बताओ और बताओ। चलो इसका सिंपल सी बात करें, ये आपका कॉमन इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following the primary mechanism of action bronchodilator, कौन सा इनमें से है जो पहला मैकेनिज्म एक्शन है ब्रोंकोडायलेटर का। देखो पहला क्या, इन्फ्लामेशन को आपको रिड्यूस कम कर देता है ईयर में। पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ कि आपका जो इन्फ्लामेशन है ईयरवे में, इन्फ्लामेशन उसको कम कर देता है। दूसरा एक्शन यहाँ पे देता है कि जो मसल्स और लंग्स वाइडनिंग है उसको रिलैक्स कर देता है, जो सप्रेस कर देता है इम्यून सिस्टम को, या आपको म्यूकस जो प्रोडक्शन है ब्रोंकियो में उसको आपको इंक्रीज कर देता है। बताओ कौन सा होगा। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, हमारा रिलैक्स कर देता है। पहले तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो इसमें तो देखा था ये लंग्स में क्या मसल्स को हमारे रिलैक्स कर देता, और ईयरवे जो है उसको वाइडनिंग कर देता, मतलब उसको फैला देता है। क्लियर है, फैला देता है, जिसके कारण वो आसानी से हम लोग सांस ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन आर प्राइमरली ट्रीटेड विथ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। अब देखो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग है या एजेंट है, हम लोग कौन सा कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपरटेंशन को, दूसरा हमारे पास सीओपीडी जिसको हम लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज जो हम लोग लंग से रिलेटेड होता है, फिर आता है हार्ट फेलियर के लिए यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या यूज करते थे, एंटी डायबिटीज यूज करते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हम लोग यूज करते हैं। तो बताओ इसमें बताना आप लोग कि कौन सा होगा 11 का, फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे। जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। बताओ आप लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में किसमें, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलिए देखो एंटीकोलिनर्जिक के बारे में बात करें हम तो एंटी मस्करिनिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं सीओपीडी को ट्रीटमेंट करने के लिए। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, बट फ्यू आल्सो ट्रीट फॉर अस्थमा, कुछ कंडीशन हम अस्थमा को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूजेस हम लोग क्या करते हैं, इनहेलर के रूप में लेते हैं। आपको नेबुलाइजर के साथ भी आप ले सकते हैं अगर जल्दी चाहिए और कोई सीवियर सिम्टम्स को रोकना हो। एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, हमारे जो ईयरवे है उसको ब्लॉकिंग को
क्या करता है, वो वाइड कर देता, मतलब ब्लॉकिंग जो है वो काउज को, वाइडिंग को ब्लॉकिंग कर देता। किस तरह से, कोलिनर्जिक नर्व को, मतलब एंटी कोलिनर्जिक काउज द एयरवे टू वाइडन। मतलब एंटी कोलिनर्जिक क्या करेगा हमारे पास, वो क्या करता है, वाइडिंग कर देता। मतलब कि ये भी एक तरह कह सकते हैं अस्थमा को आप इसके द्वारा भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रीजन क्या है कि ये आपको, ये भी डायलेशन का ही काम करता है। एक तो ब्रोंको डायलेटर है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट भी हम लोग ब्रोंको डायलेटर कह सकते हैं, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। देखो इसका डोज के बारे में बात करें तो न्यूबुलाइजर में हम लोग 500 मिलीग्राम दे देंगे, जो कि अगर दिन में बात करें तो 3 से 4 बजे 4 बार दे देंगे। अगर हम लोग देखें इनहेलर के बारे में बात करें तो ये हम लोग दिन में 2 से 3 बार भी दिन में दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट एक तरह का कफ मेडिसिन है जो कि हमारे म्यूकस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब म्यूकस जो हो जाता है उसको सही करने के लिए यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट एक तरह का ड्रग है जो कि हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन और विस्कोसिटी कह लीजिए उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका, सिंपल सी बात है, जो कफ है उसको याद, इतना याद रखना जरूर कि एक्सपेक्टोरेंट हम किस लिए यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट हम लोग कफ को सही करने के लिए यूज करते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखें तो ये आता है म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोकाइनेटिक में देखो, म्यूकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो एक आता है ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहांसर, जैसे कि सोडियम पोटासियम सिट्रेट आता है, पोटासियम आयोडेट आता है। अब फिर आता है म्यूकोलाइटिस के बारे में बात करते हैं, ये सारे आपका म्यूकोलाइट के अंतर्गत आता है। चलिए इसमें देखते हैं। मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करें, एक एग्जांपल कोई एक ड्रग का हम समझ लेते हैं। पहला हम लोग पोटासियम और सोडियम और पोटासियम लेते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे ब्रोंकियल जो सिक्रेशन, ब्रोंकियल जो है सिक्रेशन साल्ट एक्शन को बढ़ा देता है। अब पोटासियम आयोडेट के बारे में बात करें, जो ब्रोंकियल जो ग्लैंड है और इसको इरिटेट कर देता है एयरवे जो म्यूकस है। और साथ में बात करें एमोनियम जो साल्ट है, ये क्या करता है, नॉइसेटिंग रिफ्लेक्स इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन में। ठीक है, अब देखो ब्रोमहेक्सिन ए डेरिवेटिव ऑफ अल्कोलाइड बेसिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वासाका इज पोटेंशियल म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक। मतलब कह सकते हैं एक तरह का ब्रोमहेक्सिन जो है हम लोग अल्कोलाइड यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट करने के लिए, हम लोग म्यूकोलाइट को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, 8 mg टेबलेट आता है, 4 mg या 4 ml एलिक्सर के इस पे आता है। अब देखो यूज के बारे में बात करें, क्या क्या करते हैं, देखो रिस्पिरेटरी ट्रैक को हम लोग इन्फेक्शन रोकने के लिए करते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, इन सब चीज़ों को सही करने के लिए। नेजल में कंजक्शन हो जाए, नेजल मतलब नाक में, मैनेजमेंट कफ को जो है मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सारी चीज़ क्या है, इसका यूजेज करते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन आता है, अब बताना इसका, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन प्राइमरी ट्रीटेड विद एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। पूछा गया यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक जो एजेंट है वो किसके लिए यूज करते हैं या किसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन दिया, पहला हमारे पास हाइपरटेंशन है, दूसरा हमारे पास सीओपीडी है, तीसरा हार्ट फेलियर के लिए या डायबिटीज के लिए। बताओ, अब तो पता चल गया होगा, बताओ जल्दी कौन कौन ये बता रहे हो कि हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं, नहीं। सीओपीडी का क्या ख्याल है आपका, सीओपीडी के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम लोग सीओपीडी ही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू एंटीकोलिनर्जिक एजेंट वर्क टू वाइडन द एयरवे। मतलब एंटीकोलिनर्जिक जो एजेंट है किस तरह से जो एयरवे है उसको फैला देता है, मतलब उसको वाइडन करता है। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ, रिलैक्सिंग द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स डायरेक्टली। ये क्या करता है, ब्रोंकियल जो मसल्स है उसको स्मूथ कर देता है। ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक जो नर्व है उसको ब्लॉक कर देता है। तीसरा आपके पास है ये म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। आपका चौथा यहाँ पे आपको बीटा 2 जो एड्रेनो रिसेप्टर है उसमें स्टिमुलेट कर देता है। बताओ, यहाँ पे पूछा गया है जो एंटीकोलिनर्जिक है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारे जो एयरवे है उसको आपको वाइडन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये हमारे पास किस तरह करता है, जो कोलिनर्जिक नर्व है इसको ब्लॉक कर देता है। चलिए, Which of the following is classified as a bronchial secretion enhancer। मतलब कौन सा ऐसा जो है ब्रोंकियल सिक्रेशन के तरह हम लोग क्लासिफाइड किया गया है, जिसे एसिटाइल सिस्टीन है, ब्रोमहेक्सिन है, सोडियम सिट्रेट है, एम्ब्रोक्सोल है। बताओ इसमें पूछा गया है कि ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर किस तरह से यूज करते हैं या कौन सा ड्रग का हम लोग यूज करते हैं।
पहला ऑप्शन दिया हुआ आपके एसिटाइल सिस्टीन है, ब्रोमहेक्सिन है, फिर आपके पास सोडियम सिट्रेट है, फिर एम्ब्रोक्सोल है। बताओ मुझे राइट आंसर क्या होगा, कोशिश करो बिल्कुल। ए भी देखो गलत से ही आपको तो सही होगा, गलत ही आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो आज तक आपको पता ही होगा, जहां हम गलती करते हैं एक बार हमारी कोई चीज़ पर जाए, अगर कोई आपसे कुछ पूछे और आप बता नहीं पाते और बेइज्जती होती है, वो चीज़ जिंदगी भर याद रहती है उसको, जब हम सही करते हैं। होता है नहीं होता है ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है, हमारे पास सोडियम सिट्रेट का यूज़ करते हैं, मतलब ये ब्रोंकियल जो सिक्रीशन इन्हांसर है किसका यूज़ करते हैं, सोडियम सिट्रेट का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द म्यूकोलाइटिक एजेंट यहाँ से कौन सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी, आप बताओ जल्दी बताओ कौन सा होगा। पहला ऑप्शन ग्यूफिसिन है, पोटासियम आयोडेट है, कार्बोसिस्टीन है, एमोनियम क्लोराइड है। बताओ कौन सा होगा, ए बी सी। म्यूकोलाइटिक एजेंट हमको किसका यूज करते हैं, कौन सा। बहुत अच्छे, नेक्स्ट चलो। और बी या सी या तो फिर डी, कोई नहीं, दो आंसर बिल्कुल, कुछ बच्चे दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं। चलो राइट आंसर इज कार्बोसिस्टीन ही हम लोग म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, हाउ डू सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन। मतलब किस तरह से आपको सोडियम पोटेशियम जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करता है, इरिटेट कर देता है आपको एयरवे म्यूकोसा को, बाय इंक्रीज द साल्ट कंसंट्रेशन इन ब्रोंकियल सिक्रेशन, या साल्ट को इंक्रीज कर देता है, फिर इंड्यूसिंग नोजिया रिफ्लेक्सिवली, या फिर रिड्यूसिंग विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस डायरेक्टली। बताओ इनमें से कौन सा आंसर है जो किस तरह से आपको सोडियम पोटेशियम ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। इनके बारे में हम लोग बात करें, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है इंक्रीज के बारे में, तो वो किस तरह से काम करता है, कौन से है। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में होगा, ये हमारे पास साल्ट का कंसंट्रेशन ही तो इंक्रीज कर रहा था। अभी हमने थ्योरी पढ़ा है, देखो थ्योरी मैं कहता हूँ पहले थ्योरी को ध्यान दो अच्छे तरीके से। थ्योरी अगर आपका क्लियर है तभी आप आसानी से एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे विच एक्सपेक्टोरेंट इज नोन फॉर म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, इट इज ड्राइव फ्रॉम एल्केलाइड। मतलब एल्केलाइड इनसे पूछा गया कौन सा ऐसा है, अभी हमने पढ़ा है एसिटाइल सिस्टीन है, ब्रोमहेक्सिन है, गियोफिसिन है, या फिर पोटासियम आयोडेट है। ये तो बता दोगे, चलो बताओ, चलो वेट कर रहा हूँ, कौन सा बताओ। 6 के बारे में बताएं तो, कि अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में जब यूज़ कर रहे थे तब हमने पढ़ा था थ्योरी ध्यान से छोड़ोगे। थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो एमसीक्यू आसानी से कर लोगे, अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू मतलब कितना रट लोगे बताओ। एमसीक्यू तो पॉसिबल है नहीं, कभी घुमा सकता, कुछ भी घुमा ले। लेकिन एमसीक्यू करने से एक चीज़ फ़ायदा होता है, ज़्यादा से थ्योरी पहले पढ़ो फिर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ब्रोमहेक्सिन ही तो यूज़ करते हैं। चलो, व्हाट इज़ द एटाइपिकल डोज ऑफ ब्रोमहेक्सिन फॉर कफ ट्रीटमेंट। मतलब बात करें टाइपिकल डोज कौन सा है, टाइपिकल डोज मतलब कि हम लोग ब्रोमहेक्सिन है कफ के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा डोज यूज़ करते हैं। चलो बताओ, 8 mg टेबलेट है, 20 mg टेबलेट है, या तो फिर 10 mg या 5 ml एलिक्सर है, या 4 ml 5 ml एलिक्सर है। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी। 17 का इस तरह से आंसर दे दो आप, 17 का ए या तो फिर 17 का बी या 17 का सी। राइट आंसर क्या होगा इसका, जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर अभी तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि इसका 4 mg या तो फिर 5 ml एलिक्सर हम लोग इसे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखो, which of following is the classified as an adjuvant antitussive। एडविजेंट मतलब इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जो एडविजेंट और एंटीटसिव की तरह आप लोग यूज करते हैं। जैसे पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डाइफेनहाइड्रामाइन है, साल्ब्यूटामोल है, कोडीन है, या डेक्स्ट्रोमिथोर्फन।
कौन सा होगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है यहाँ पे, या डाइफेनहाइड्रामाइन है, या तो साल्मीटामिड है, या तो फिर कोडिन है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए इसका थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। एंटीट्रसिव एजेंट के बारे में बात करें, ये क्या है, ये एक तरह का ड्रग है जो सीएनएस पे काम करता है और कफ सेंटर को आपको इंक्रीज कर देता है, राइज कर देता है, जो कि पेरिफेरली एक्ट करता है रिस्पिरेटरी एक्टिव में, और जो टसिव इम्पल्स है या फिर जो बोथ एक्शन है उसको आप कह सकते हैं उसमें जाके काम करता है। अब ये क्या करता है, आपको रेदर देन एलिमिनेट द कफ, मतलब इसे कम करने की जगह ये क्या करता है, जब हम एंटीटसिव देते हैं तो ये कंट्रोल करने की जगह और बढ़ा देता है ताकि वो कफ जो फंसा हो वो आसानी से निकले। एंटीस्ट्रेसिव को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, मतलब कि ड्राई या नॉन प्रोडक्टिव, कि कफ फंस रहा, कहीं फंसा हुआ निकल नहीं रहा, कहीं जब फंसा हुआ निकल नहीं रहा, जब उसमें प्रेशर देते हैं या फिर जब एंटीस्ट्रेसिव देते हैं तो अंदर में जो फंसा हुआ आपका कफ है वो आसानी से आपका निकल जाता है। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। आपका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन सा, जैसे ओपियोड्स है, कोडिन यूज़ करते हैं, नॉन ओपियोड है, नेस्कैप्टलीन है, डेक्स्ट्रो मिथॉर्फेन है, फिर आपको एंटीहिस्टामिन है, पेरिफेरल एक्टिंग है, फिर एडजुवेंट एंटीटसिव, ये जो है जैसे आपको ब्रोंकोडायलेटर आता है, ये हमें साल्ब्यूटामोल। आप बताओ इनमें से यहाँ पे कौन सा है, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या है हमारे पास, साल्ब्यूटामोल ही तो होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टाइप्स ऑफ कफ आर एंटीटसिव टाइपिकली यूज, कौन सा हम लोग एंटीटसिव की तरह यूज करते हैं, प्रोडक्शन कफ एंड म्यूकस, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, कि कब किस कंडीशन में हम लोग या कौन से कफ में हम लोग एंटीटसिव का यूज करते हैं। देखो जब प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन या तो फिर जब ड्राई प्रोडक्शन कफ के लिए हो, या कफ एसोसिएट विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या कफ ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकोआइटिस, या फिर कह लो ब्रोंकोआइटिस क्या होता कि जब आपको इन्फ्लामेशन होता उसके लिए। अभी हमने पढ़ा, बताओ कौन सा होगा इसमें, 19 का क्या है, 19 का ए है या 19 का बी है, जल्दी बताओ 19 का क्या है, 19 का बी है, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव के लिए तो यूज करते हैं जब फंस जाता है। चलो नेक्स्ट, विच एंटीटसिव इज पेरिफेरली एक्टिंग एजेंट, मतलब कौन सा ऐसा है जो हम लोग एंटीटसिव पेरिफेरली एक्टिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर हम लोग बात करें इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या तो फिर डी है। इसके बारे में बात करें तो आंसर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच क्लास ऑफ एंटीटसिव इज नोन फॉर एक्टिंग सेंट्रली एक्टिंग टू राइज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, मतलब विच क्लास ऑफ एंटीटसिव इज नोन फॉर एक्टिंग सेंट्रली टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, मतलब कौन सा का हम लोग क्या करते हैं कि किसका यूज करते हैं जो कफ सेंटर को आपको राइज कर देता है, मतलब उस पर जाके एक्टिंग करता है। यहाँ पे नॉन ओपियोड्स है, एंटीहिस्टामिक है, या ओपियोड्स है, या पेरिफेरल एक्टिंग है, बताओ। चलो इस वाले आंसर को आप लोग बताना, ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करो नीचे कमेंट में बताओ कि इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आपको बैच के बारे में बात करें तो आपको मैंने बताया कि आपका जो है एमसीक्यू अगर आप लेते हैं कोर्स तो आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मिलती है, लैब क्लास तो मिल जाएगी, एमसीक्यू टेस्ट, और एमसीक्यू टेस्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। और देखो मॉक टेस्ट में एक चीज़ फ़ायदा है कि जो आप लोग क्या करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा, चीज़ें ज़्यादा एमसीक्यू करोगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से अपना लक्ष्य तक पहुँचना। 9 तारीख को होने वाला है, 9 तारीख को नहीं 9 सितंबर को। तो इसके करने के लिए आप ऐप पे प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे एग्जिट एग्जाम का दिख जाएगा पहले। और कोई भी दिक्कत होता है इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।